हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं तापीय संवहन तरंग सिद्धांत या थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने दिया था। थ्योरी को पढ़ने से पहले हम संवहन या कन्वेक्शन क्या होता है यह जानेंगे। तो संवहन या कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का एक मेथड है। तो ऊष्मा संचरण या हीट ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन या परिचालन। तो कंडक्शन या परिचालन में जब हम हीटर के ऊपर कोई पतीली पर पानी गर्म करते हैं, तो अगर पतीली का हैंडल अगर मेटल का बना हुआ हो, धातु का बना हुआ हो, तो जैसे जैसे पतीली गर्म होती है, थोड़ी देर बाद पतीली का हैंडल भी गर्म होना शुरू हो जाता है। यह इस कारण होता है जब पतीली के हैंडल का जो एक पार्टिकल होता है मेटल का, फिर उसके लगा हुआ फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, ऐसे नजदीक नजदीक पार्टिकल होते हैं। जैसे ही पतीली गर्म होती है, पतीली से मेटल के हैंडल का एक पार्टिकल गर्म होता है, फिर यह मेटल का पार्टिकल गर्म होकर अपनी ऊष्मा अपने नजदीकी पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है, फिर दूसरा तीसरे को ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार हीट का ट्रांसफर कंडक्शन या परिचालन कहलाता है। दूसरा मेथड है कॉन्वेक्शन या संवहन। इसमें जब पानी या दूध गर्म होता है, तो अपन जानते हैं जो नीचे की सतह है वह पहले गर्म होती है, तो उसके पार्टिकल पहले गर्म होते हैं। तो गर्म होने पर यह पार्टिकल ऊपर की ओर गति करते हैं और जो ठंडे पार्टिकल होते हैं वह नीचे बैठते हैं। इस प्रकार एक चक्र बन जाता है और जब तक पूरे पार्टिकल गर्म नहीं हो जाते तब तक यह चक्र चलता रहता है। इसे कॉन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। तीसरा मेथड है रेडिएशन या विकिरण। हम जानते हैं हीटर के अंदर से जो ऊष्मा है उसका प्रसार होता है रेडिएशन या विकिरण के माध्यम से। अगर हम इस पतीली को हटा लें और अपने हाथ काफी दूरी पर रखें, तो भी अपन को ऊष्मा का अनुभव या ऊष्मा महसूस होती है, तो वह होती है रेडिएशन या विकिरण के द्वारा। अब अपना टॉपिक है कन्वेक्शन करंट। तो संवहन, इसमें इस प्रकार ये देखो चक्र बन रहा है। वैसे ही आपने रेफ्रिजरेटर या फ्रीज देखा होगा। फ्रीज के अंदर जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की ओर होता है, तो वह ठंडा होता है, तो उसकी जो ऊष्मा है वो नीचे की ओर ट्रांसफर होती है, यानी कि ठंडी हवा नीचे बैठती है और नीचे जो गर्म होती है वो ऊपर आती है और वापस ठंडी होके नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार पूरा रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा रहता है। इसी प्रकार अपने कमरों की जो अंदर वेंटिलेटर होते हैं, जो वेंटिलेटर की खिड़कियां होती है वह छत के पास में होती है, तो गर्म हवा होती है वह ऊपर की ओर उड़ती है और ऊपर से सीधा बाहर चली जाती है। तो अब हम बात करते हैं थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी की या तापीय संवहन तरंग सिद्धांत की। यह सिद्धांत ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट या भूगर्भशास्त्री आर्थर होम्स ने 1928-29 में दिया था। पिछले वीडियो में हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने दिया था और उस थ्योरी में वैगनर ने दो बल दिए थे, पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स के। इन दो बलों के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन होता है। सभी भूगर्भ शास्त्रियों और भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत को यह कहकर ठुकरा दिया कि यह बल इतने प्रबल है ही नहीं जो महाद्वीपीय विस्थापन कर सके। तो आर्थर होम्स ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर जो बल दिए थे उन्हें नकार दिया और उसके एवज में थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी, और उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो होता है और वह थर्मल कन्वेक्शन करंट के कारण होता है। हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी के तीन भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग जो नारंगी के छिलके की भांति होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का बाहरी आवरण है वह क्रस्ट या भूपर्पटी कहलाता है। भूपर्पटी के नीचे मेंटल होती है और सबसे सेंटर में कोर या क्रोड होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आर्थर होम्स ने दो भागों में बांटा। बाहरी भाग को तो उन्होंने भूपर्पटी कहा
और जो अंदरूनी भाग है उसको उन्होंने सब स्ट्रेटम या अधः स्तर नाम दिया। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्शन करंट की। तो जो मेंटल भाग होता है या आर्थर होम्स के अनुसार सब स्ट्रेटम होता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के कारण कहीं कहीं पर ताप है वो बढ़ जाता है, और कहीं पे ताप बढ़ता है तो उसके मुकाबले दूसरी जगहों पर ताप कम होता है। इसी ताप प्रवणता या ताप में अंतर के कारण संवहनीय तरंगों का प्रवाह होता है, और संवहनीय तरंगों का प्रवाह होता है तो जो गर्म संवहनीय तरंगें होती है वह ऊपर की ओर यानी कि भूपर्पटी की ओर, क्रस्ट की ओर गति करती है, और ऊपर जाकर ठंडी होकर वापस नीचे की ओर गति करती है। इस प्रकार संवहनीय धाराओं का एक चक्र स्थापित हो जाता है। यह मेंटल भाग के सभी जगह होता है, और कहीं पे यह अधिक तीव्र होता है अधिक ताप प्रवणता के कारण, और कहीं पे कम होता है। आर्थर होम्स ने अपने सिद्धांत द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन और पर्वत निर्माण प्रक्रिया दोनों को अपने सिद्धांत से समझाया था। तो जब मेंटल भाग में जब संवहनीय धाराएं गर्म होकर ऊपर की ओर गति करती है तो उनको आरोही तरंगें कहते हैं। जब यह ऊपर की ओर गति करती है तो महाद्वीपीय परपटी होती है, तो महाद्वीपीय परपटी को धकेलने का प्रयास करती है, उसे तोड़ने का प्रयास करती है, और फिर यह क्षैतिज दिशा में मुड़कर वापस दूर चली जाती है। तो महाद्वीप को तोड़ने के प्रयास में महाद्वीप अलग हो जाता है, और ये हिस्से इन क्षैतिज दिशा के साथ अलग अलग गति करके दूर हो जाते हैं। इससे महाद्वीपों का विस्थापन हो जाता है, और बीच में जो हिस्सा होता है वहां पे सागर का निर्माण हो जाता है, और स्थल भाग है वो खुल जाता है। इस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन प्रक्रिया को अपने संवहनीय तरंग सिद्धांत से आर्थर होम्स महोदय ने समझाया था। दूसरे बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि महाद्वीप है यह, और यह है सागर, और बीच का जो महाद्वीपीय मग्न तट है। तो इसमें जब यह तरंगे कहीं ना कहीं जो आरोही तरंगे हैं जैसे क्षैतिज गति कर रही है, तो कहीं ना कहीं यह जाके नीचे भी बैठेगी, इधर भी बैठेगी और इधर भी बैठेगी। तो जब क्षैतिज तरंगें गति करती हुई जब महाद्वीप और महासागर के बीच के हिस्से में जब नीचे की ओर बैठती है, यानी कि जो तरंगें वापस जो गर्म होके क्षैतिज दिशा में गति हुई जब ठंडी होती है तो नीचे की ओर बैठ जाती है, तो उनको अवरोही तरंगें कहते हैं। जब ये तरंगें नीचे की ओर बैठती है तो इसके साथ साथ कुछ महाद्वीप के तट के पास का हिस्सा होता है वह नीचे बैठ जाता है। जब हिस्सा नीचे बैठता है तो एक विशाल भूसन्नति का निर्माण होता है, जियोसिंक्लाइन का निर्माण होता है। तो इस भूसन्नति में इस गड्ढे के अंदर अवच्छाद है वो भर जाते हैं, और जब यह क्षैतिज दिशा में गति हो रही होती है तो इससे एक कंप्रेशन बढ़ता है, और यह जो अवच्छाद है इन अवसादों का वलन हो जाता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे रॉकीज और एंडीज पर्वत है वो महाद्वीपों और महासागरों के किनारे पर स्थित है, और यह अवच्छादों का परिणाम है। इस प्रकार आर्थर होम्स ने पर्वतों का निर्माण प्रक्रिया को भी समझाया था, और इसी संवहनीय तरंग सिद्धांत को आधार मानकर प्लेट टेक्टोनिक और हैरी हेस ने सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत को भी समझाया था। तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे हैरी हेस का सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग। थैंक यू अगेन। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो का फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।